नमस्कार दोस्तों, गुड्डू बोल रहा हूँ। और आज है 17 मार्च और हम डेली करंट अफेयर के सीरीज में देखने जा रहे हैं फिर से आज का जो मोस्ट 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक और साथ में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी देखने जा रहे हैं। और हमारा जो मुख्य जो टारगेट एग्जाम जो है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है यूपीएससी, एसएससी, रेलवे एग्जाम्स। इन सब एग्जाम को हम टारगेट करते हुए जो डेली का जो करंट अफेयर होता है, जहाँ से कि हम 15 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसको हम डिटेल में समझते हैं कॉन्सेप्ट के रूप में। साथ ही साथ हम यहाँ पे एमसीक्यू भी करते हैं उससे रिलेटेड। तो चलिए बिना ज़्यादा बात करते हुए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लासेस। तो हमारे सामने में सबसे पहला जो टॉपिक है, थोड़ा सा समय दीजिए। चलिए उन सबसे पहले आप लोगों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, सपनों की कीमत वही समझता है जो रातों को जाग कर पढ़ता है। क्या मैं बोल रहा हूँ? सपनों की कीमत वही समझता है जो रातों को जाग कर पढ़ता है। अब मंजिल उन्हीं को मिलती है दोस्त, जो हार के बाद फिर से लड़ता है। तो आप लोगों को पता होगा कि दरोगा का जो कल रिजल्ट आया है, बिहार दरोगा का, जितने भी लोग सफल हुए हैं उन सबको बधाई, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर जितने भी लोग अगर किसी कारण से सफल नहीं हो पाए हैं, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई, उन सब के लिए बहुत बहुत। देखिए, आपके पास अगला मौका बीपीएससी एईडीओ हो सकता है, आप उनमें मेहनत करें, प्रयास करें, निश्चित ही कामयाब होंगे। तो चलिए इसी थॉट के साथ में आज का जो पहला हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वो है कि भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का उद्घाटन क्या गया है। भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है। ये कहाँ पे? ये सनाद एटीएमपी प्लांट के रूप में। ये सनाद कहाँ है दोस्तों? देखिए, इन्हें उद्घाटन जो किया था प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया था। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया था। ये सानद कहाँ है? तो सानद ये गुजरात में एक जगह है, सानद। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया है। ये अमेरिका की कंपनी एक है जिसका नाम है माइक्रोन टेक्नोलॉजी। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये मोदी जी हैं, ये कंपनी है मैक्रोन कंपनी, मैक्रोन टेक्नोलॉजी का प्लांट है, जिसमें कि आप देखेंगे कि 22,516 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। तो यहाँ पे भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का, अगर पूछ ले भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का किया गया है। ये मैक्रोन टेक्नोलॉजी ने किया है, अमेरिकी कंपनी है, जिसमें कि 22,516 करोड़ रुपये का इन्वेस्ट भी हमें देखने को मिलता है। अगर बात कर लेते हैं तो इसमें मेन काम क्या होगा, तो ये चिप निर्माण के लिए, जो चिप निर्माण जो होता है, चिप निर्माण के लिए अत्याधुनिक असेंबली और टेस्टिंग सुविधा यहाँ पे देखने का आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ भारत की अगर बात करूँ तो इंडिया जो है, इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन जो है, जिसे आईएसएम बोला जाता है, भारत को ग्लोबल टेक के हब बनाना इनका मुख्य लक्ष्य है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत। ओके, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मैक्रोन कंपनी के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैसिलिटी उद्घाटन कर फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। जगह कहाँ है? तो सनद, गुजरात। अगर इसी तरीके से बात करते हैं, इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन जो है 2021 में $10 बिलियन के परिव्यय के साथ में शुरू किया गया था। तो ये आईएसएम जो है, ये आपको 2021 में ही से शुरुआत हमें देखने के लिए मिलता है। राइट, तो ये पहला टॉपिक आज का हमारा था। अब दूसरा टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वो चुनाव आयोग के द्वारा 2026 के विधानसभा चुनावों की घोषणा की गई है। अब ये कहाँ कहाँ पर चुनाव की घोषणा की गई उसका हम थोड़ा बात कर लेते हैं, सारी चीज़ समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, और इसमें कि एक केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। तो सरकार को कार्यकाल का पूरा होना हो गया है, तो इसीलिए चुनाव कराना जरूरी है। कहाँ कहाँ पर चुनाव होगा ये, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे निर्वाचन आयोग जो है, जो भारत के एशिया जो है निर्वाचन आयोग, उन्होंने बोला कि असम में 126 सीट पर चुनाव करवाएंगे, केरल में 140 सीट पे, तमिलनाडु में चुनाव है जहाँ पे 234 सीट है, और पश्चिम बंगाल में 294 सीट है, और पुडुचेरी में 30 सीट है। इसका विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई है। देखिए, यहाँ पर मैं सीट इसलिए मेंशन कर दिया हूँ कि बहुत बार एग्जाम में किसी स्टेट में जो चुनाव होता है ना, तो वहाँ पे उस चुनाव से रिलेटेड वहाँ के सीट्स पूछ लिए जाते हैं कि कितना सीट वहाँ पे है। तो यहाँ पे 200, आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, क्योंकि आप बिहार के एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत बार क्वेश्चन बंगाल से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। तो बंगाल में कितना? तो 234 सीट पर चुनाव होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में बात करें तो अभी पश्चिम बंगाल में
आप देखेंगे कि वहाँ के गवर्नर जो बनाया गया है RN रवि को बनाया गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप देखेंगे ममता बनर्जी वहाँ के मुख्यमंत्री है। तो ये सब चीज़ें हैं। पुडुचेरी में भी चुनाव की घोषणा की गई है। अब थोड़ा इनसे रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, अगर किसी भी स्टेट में अगर चुनाव की घोषणा कर देता है चुनाव आयोग द्वारा, तो वहाँ पे एक MCC लागू होना, चुनाव तिथियों का ऐलान हमें देखने को मिला है। तो ये MCC क्या है, तो आदर्श आचार संहिता जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये लागू हो गया है, चुनाव की तिथि ऐलान किया गया है, राइट। तो अगर भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित आपसे कुछ बातें पूछे, तो देखिए, इनसे संबंधित भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 के तहत क्या चुनाव आयोग की स्थापना की गई है, और इसके अधिकारों से संबंधित यहाँ पे कुछ बातें सारे संबंधित है आर्टिकल 324 में। तो देखिए, मेन जो चुनाव आयोग का जो काम जो होता है, चुनाव आयोग से संबंधित, चुनाव आयोग का बहुत बड़ा रोल है कि चुनाव कैसे होगा, चाहे वो स्टेट का चुनाव हो, चाहे वो नेशनल का चुनाव हो। तो वहाँ पे जैसे MCC लागू होता है, तो चुनाव आयोग के हाथ में पूरा कंट्रोल हो जाता है। वो चाहे तो किसको नॉमिनेट वहाँ पे करे, किसको वहाँ पे सस्पेंड करे, किसको वहाँ पे अपॉइंट करे, बहुत सारे पावर हो जाते हैं। पूरे कंट्रोल चुनाव आयोग के हाथ में आ जाए जब से MCC लागू होता है। तो ये कुछ खास खबर था, और आप लोग की जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी जो चीज़ें होगा, हम उसके बारे में अच्छे से आपको बताएंगे, राइट। चलिए अभी बढ़ते हैं इस टॉपिक से आगे, आज सारी चीज़ समझने का प्रयास करते हैं। ओके, देखिए, एक ना नेत्र AI प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है, नेत्रा, ठीक है। नेत्रा AI क्या है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, समझते हैं। आप देख रहे होंगे इमेजेस में कि देखिए यहाँ पे लोग बैठे ऐसे मॉनिटर कर रहे हैं। आप देखेंगे क्या मॉनिटर कर रहे थे, आप देखेंगे कि डैम वगैरह जो है, डैम जो है उसको मॉनिटर करने के लिए नेत्रा AI प्लेटफॉर्म बनाया गया है। देख रहे हैं यहाँ पे जो बांध होता है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। तो बांध सुरक्षा को मॉनिटर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसका नाम है नेत्रा AI प्लेटफॉर्म, राइट। अब इसका मेन काम ये है कि भारत में पुराने, क्या बोल रहा हूँ, भारत में पुराने हो रहे बांधों की सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करना इनका मुख्य लक्ष्य है। इसी के तहत अगर बात कर लें तो 16 मार्च को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने नई दिल्ली में NDSA के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है और नेत्रा प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया है। तो आपसे पूछ लिया जाए ये कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है दोस्तों, तो देखिए, ये जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है CR पाटिल, उन्होंने NDSA के नए कार्यालय का उद्घाटन किया और वहाँ पर नेत्रा AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इनके बारे में तो बता ही दिया कि इनका मेन जो काम है वो है कि बांध सुरक्षा को ट्रैकिंग करना, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सक्षम इंटरफेस प्रोवाइड कराना। तो AI के यूज करते हुए ये नेत्रा AI प्लेटफॉर्म बनाया गया है। मेन इसका काम यही है। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके BPSC वीडियो जो देंगे उन सब के लिए मैं बोल रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग पता होना चाहिए कि नेत्रा AI क्या है। तो नेत्रा जो है, ये जो बांध जो होता है, जो डैम जो होता है, उसको सुरक्षा करने के लिए ये चीज़ें बनाई गई है, राइट। अगर यहाँ पे कौन से ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है तो आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण जिसे NDSA बोलते हैं। आप भारतीय नौसेना इससे इन्वॉल्व आपको देखने को मिलता है नई दिल्ली में, राइट। साथ ही साथ अगर यहाँ पर बात करते हैं राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण जो है, उसका गठन जो है बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत किया गया था, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, अगर आप UPSC एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर से पूछ लिया गया राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण जो है NDSA, इसका गठन कौन से अधिनियम के थ्रू हुआ है, कौन से एक्ट के थ्रू हुआ है, तो ये आपका 2021 के तहत हुआ है, राइट। तो यहाँ से आपको बहुत सारे क्लैरिटी मिल गया होगा। और इसी तरीके से हम सारे टॉपिक समझने का प्रयास करेंगे। पूरे 15-16 टॉपिक है आज, और इसे डिटेल में विस्तार से सारी चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाए, आराम से वीडियो को फोकस होकर देखें, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ समझाने का प्रयास की गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, सारी चीज़ समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हमारे सामने में एक और टेक्नोलॉजी का निर्माण हमें देखने को मिला है। देखिए, एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है लाइफ साइकिल सपोर्ट मॉडल। लाइफ साइकिल सपोर्ट मॉडल ये क्या है दोस्तों, तो ये देखिए, विशेष करके ये उनके लिए बनाया गया है। आप ये देख रहे होंगे, देखिए ये जो कान में लगा हुआ है,
आप यहाँ देखिए, ये जो मॉडल जो है लाइफ साइकिल सपोर्ट मॉडल, आप देख रहे हो कि ये कहाँ पे ये लगा हुआ है, ठीक है। ये इसी तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे कि मान लीजिए जो नहीं सुन पा रहे हैं या उनको सुनने में कोई समस्या आ रहा है, ठीक है, उनको सुनने में कोई समस्या आ रही है या जो श्रवण में बाधित हो रहा है, तो उन लोगों के लिए खास कर ये सिस्टम बनाया गया है, राइट। तो वही चीज़ें है। तो इसको लॉन्च कैसे किया गया है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, सारी चीज़ समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये भारत का पहला क्या है, भारत का पहला एकीकृत लाइफ साइकिल सपोर्ट मॉडल है जो श्रवण बाधित व्यक्ति को संपूर्ण जीवन चक्र की देखभाल करेगा, संपूर्ण जीवन चक्र का देखभाल करेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लगा हुआ है, राइट। इसी के तहत अगर बात करते हैं तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत DEPW ने कोलिशन ऑफ द विलिंग के साथ में MOU पर हस्ताक्षर किया है। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत DEPW ने, आप देखेंगे ये कोलिशन ऑफ द विलिंग के साथ में MOU पर सिग्नेचर किया है, उसके साथ में ये काम कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे दिव्यांगजन विभाग जो है, यही दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जो है और भारत सरकार इससे संबंधित है। और आपको पता होना चाहिए कि दिव्यांगजन के लिए, जो दिव्यांगजन है उनके अधिकार अधिनियम 2016 के तहत, ये RPW एक्ट के तहत भारत में 21 प्रकार की विकलांगता की मान्यता प्राप्त है। 21 प्रकार की विकलांगता, वो विकलांगता आप देखेंगे मानसिक रूप से भी हो सकता है या सामाजिक रूप से भी हो सकता है। विकलांगता मीन्स की जस्ट नहीं कि केवल आपका उनके हाथ पाँव नहीं है तभी विकलांग माने जाएंगे। विकलांग का बहुत सारे उसको ब्रॉड मीनिंग किया गया है। तो ये RPW एक्ट में 21 प्रकार की विकलांगता की मान्यता प्राप्त हुआ है। तो उसी में ये जो श्रवण बाधित जो लोग हैं, जिसको सुनने में समस्या हो रहा है, तो उनके लिए लाइफ साइकिल सपोर्ट मॉडल प्रोवाइड कराने की बात की गई है, राइट। तो इसमें क्या करेगा कि विशेष करके जो जीवन समर्थन प्रणाली, राइट। तो देखिए तो ये चीज़ें था, तो आपको यहाँ से पूछ लेगा कि लाइफ साइकिल सपोर्ट मॉडल क्या है। तो आप देख रहे होंगे कि जिसको सुनने और समझने में समस्या हो रहा है, तो उनके लिए ये सपोर्ट मॉडल बनाई गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों एक बहुत ही शानदार डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है। ISA के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये ISA क्या है, ISA से कैसे संबंधित है। तो देखिए आप देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का 10वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है ये किसके लिए बनाया गया था उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसी के साथ में स्वच्छ ऊर्जा कैसे हमें मिले, जिसे हम बोलते हैं हेल्दी एनर्जी या क्लीन एनर्जी बोलते हैं, वो कैसे मिले। इसके लिए आपको देखने को मिलेगा इसमें मेनता कि ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने और एनर्जी स्टोरेज तकनीकों के लिए नए स्टार्टअप इकोसिस्टम की शुरुआत इस सिस्टम के थ्रू में देखने को मिलता है, जिसमें कि हम देखेंगे कि ISI ने 10वां अपना स्थापना दिवस का उल्लेख हमें मिलता है, 10वां स्थापना दिवस मिला है। तो भारत का लक्ष्य जो है 2030 तक वो है 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना। ये नवीकरणीय क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी जिसे बोलते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का ऊर्जा का जो क्षमता का लक्ष्य जो है भारत का वो है कितना, 500 गीगावाट। इसमें ये ISI के अंदर में आप देखेंगे कि इसमें भारत एक प्रमुख लीडर के रूप में उतरा है। इसका बहुत बड़ा, इसमें आप देखेंगे कि तो बहुत सारा कंट्री भी इसमें इन्वॉल्व है, राइट। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है। भारत का ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव था किसके तरफ, ग्लोबल चेंजेस के ऊपर में, जो सिक्योरिटी एनर्जी है उसके ऊपर में। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही ISI की स्थापना के बारे में बात करूँ तो ये 2015 में जो COP21 हुआ था पेरिस दौरान में की गई थी, ठीक है। भारत फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। इसमें कौन कौन था भारत संयुक्त रूप से, तो देखिए भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। इसका मुख्यालय जो है ये दोस्तों गुरुग्राम में है, गुरुग्राम हरियाणा में है। तो आपसे तो देखिए अगर ये हमारे भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये कोप जो होता है, आपको पता होगा कि कोप जो अगर देखेंगे तो हर एक साल लगभग होता ही है कोप। तो आपसे पूछ लेंगे कि ये जो ISI का निर्माण कब हुआ था, इससे संबंधित कोई भी फैक्ट वगैरह, तो COP21 से हुआ था। इसमें भारत और फ्रांस इसके संयुक्त रूप से की गई थी। इसका मुख्यालय आप देखेंगे तो मेन तक गुरुग्राम में है, जो कि हरियाणा में पड़ता है, राइट। तो इसका 10वां स्थापना दिवस मनाया गया है, तो इसीलिए हमारे लिए जरूरी था। और
16 मार्च के अपडेटेड के हिसाब से 16 मार्च इसलिए कि आज तो 17 मार्च है, लेकिन मैं मॉर्निंग में सुबह सुबह क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि हम कहाँ से न्यूज़ लेंगे। तो कल का ही न्यूज़ हम कवर करते हैं, लास्ट के जो 24 घंटे के न्यूज़ होते हैं वही चीज़ कवर करते हैं, आपको सारी चीज़ समझाने का सब प्रयास करते हैं, राइट। साथ ही कुछ दोस्त हमें ये भी पूछ रहे थे, तो क्या हमें अब न्यूज़ पढ़ना चाहिए, हमें और भी जो रिलायबल सोर्सेज है उस पर जाना चाहिए। तो देखिए, आप लोग अगर डेली करेंट अफेयर, हम डेली का 15 अगर टॉपिक करवा रहे हैं तो इतना विस्तार से करवा रहे हैं ना, अगर आप इतना भी डेली करते हैं, अपना कहीं नोट करते रहते हैं, इसी चीज़ को बार बार रिवाइज करते हैं, रिविजन करते हैं, आपको कहीं भी कोई न्यूज़ पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं बहुत सारे सोर्सेज को फॉलो कर रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द हिंदूज़ हो गया, उसके बाद में आप देखेंगे PIB हो गया, राइट। तो गवर्नमेंट की जितनी ऑफिशियल जो साइट्स वगैरह होते हैं, हम उन सबको सारी चीज़ को निगरानी में रखे ही है, हम उनसे ही कंटेंट अपना ले रहे हैं। तो अगर आप इस चीज़ को डेली फॉलो करते हैं, फॉलो इन द सेंस ये नहीं कि बस वीडियो देख लिए, आप देखिए, अब किसी वीडियो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप उसे थोड़ा रोक करके पॉज करके आप देखिए, वॉच कीजिए, जो क्वेश्चन पूछना है क्वेश्चन हमें बताएंगे, तो आपको मेक श्योर आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। और करंट अफेयर जो होता है आज के एग्जाम में बहुत बड़ी एक वेपन्स हो गया है। अगर आपका करंट अफेयर्स नहीं सही है तो आपका एग्जाम करेक्ट नहीं होने वाला है। तो इसके लिए आपको डेली टाइम देना चाहिए, थोड़ा सा ही टाइम दीजिए, डेली का 30 मिनट 40 मिनट ही दीजिए, बट दीजिए। उससे होता ही है ना कि आपको एक ओवरऑल सारा आइडिया भी चलता रहता है, आपको पता भी चलता है कि चल क्या रहा है, ठीक है। और उससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वो भी बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है, राइट। तो ये सब बातें हैं। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने में है, वो है कि अनिवार्य स्वर्ण हॉल मार्किंग का 6ठा चरण स्टार्ट हुआ है, वो क्या है। तो देखिए, आप देखेंगे कि हॉल मार्क आखिर किस लिए दिया जाता है सोना में, कि हॉल मार्क जो होता है मतलब क्यों दिया जाता है। सब मेन तो इसका कारण ये है कि सोना के आभूषण में मिलावट को रोकना इसका मुख्य इसका देखिए उद्देश्य होता है। साथ ही साथ उपभोक्ता के हितों की रक्षा भी करना इसका उद्देश्य होता है, क्योंकि अगर मिलावट नहीं होगा तो उपभोक्ता के हित का तभी तो उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप बात करेंगे कि हमें देखना है मार्च 2026 में भारत सरकार द्वारा इसका 6ठा चरण लागू किया गया है। कौन सा 6ठा चरण लागू किया गया है, जिसके तहत आप देखेंगे कि 7 और जिलों को अनिवार्य हॉलमार्किंग शासन के अंतर्गत जोड़ा गया है। 7 और जिलों को अनिवार्य हॉलमार्किंग के शासन के तहत जोड़ा गया है। अगर स्वर्ण हॉलमार्किंग की बात करें तो इसका जो मुख्य जो पर्पस ये भी है कि सोने की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य बनाना होता है। कि आप देखेंगे कि 22 कैरेट का हो गया, 24 कैरेट का हो गया, और इसका स्टैंडर्ड जो देता है जो भारतीय मानक ब्यूरो जो है, ठीक है, वो इनसे इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजेशन है। और यही हॉलमार्क से रिलेटेड जो भी कानून होता है, जो लॉ होता है, मतलब सारे उसके क्राइटेरिया जो है, स्टैंडर्ड कैसे होगा, कैसे मेंटेन होगा, सारी चीज़ बारे में BS जो है भारतीय मानक ब्यूरो वही इससे संबंधित होते हैं। ओके, तो ये भी अच्छा चीज़ होता है, क्योंकि अगर आप गोल्ड पे हॉलमार्क नहीं करेंगे तो फिर बहुत सारा मिलावट होने लगते हैं। और गोल्ड है ना, ऐसा है नहीं छोटा मोटा चीज़, अगर इसमें मिलावट होने लगा तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है। ओके, और कुछ बातें आपसे कर लेता हूँ। तो जैसे कि देखेंगे भारत में सोने की हॉलमार्किंग वर्ष 2000 में स्वैच्छिक आधार पर शुरू की गई थी। कब हॉलमार्किंग किया गया था? 2000 में शुरुआत की गई थी, और जून 2021 में इसे चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि उसके फेज बाय फेज, ठीक है, 2021 से चरणबद्ध तरीके से उसे अनिवार्य भी कर दिया है। तो ये हॉलमार्क से संबंधित ये सारे बातें था। और इस तरीके से टॉपिक अगर आप सारे टॉपिक कवर करते हैं तो आपको डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक तरफ बढ़ते हैं, समझते हैं। वो है स्वदेशी कम्युनिकेशन ड्रोन के बारे में, प्रोजेक्ट काल एंड नागशस्त्र 1। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, देखिए नागशस्त्र के बारे में पहले बात कर लेते हैं। नागशस्त्र है क्या? तो आप देखोगे ये क्या है, ये एक ड्रोन है, ठीक है, ये ड्रोन है। और ये ड्रोन दोस्तों बहुत खतरनाक है। आजकल का जो भी युद्ध हो रहा है उसमें ड्रोन का रोल जो है, उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ऐसा बढ़ा है कि एक बड़े लेवल पर जो युद्ध होता है वहाँ पे आप देखेंगे कि ड्रोन हमला बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसी पे भारत भी एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया है जिसका नाम है नागशस्त्र, ठीक है। नागशस्त्र आप देख रहे होंगे इस तरीके से। तो देखिए ये जो आप देखेंगे कि जैसे कि दोनों जो है, जैसे कि कामिकेज ड्रोन और नागशस्त्र, ये जो है आप देखेंगे कि ये स्वदेशी है, मेड इन इंडिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इसमें हमें क्या देखने मिलता है कि ये आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण को ये दिखाता है, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत में जो रक्षा के क्षेत्र के तहत ये आधुनिकीकरण दिखाता है हमें। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों
ये लंबी और छोटी दूरी के मारे के लिए लाइटिंग म्यूनिशन या सुसाइड ड्रोन है। क्या है? लंबी या छोटी दूरी अगर होता है तो वहाँ पे ये सुसाइड ड्रोन के रूप में काम करते हैं। यानी कि यहाँ पे बम लेके जाएगा और किसी भी टैंकर में जहाँ पे कि हमें एनिमी के जो टारगेट है उसको नुकसान करना है तो ये खुद भी खराब हो जाएगा लेकिन उसको भी बर्बाद कर देता है, इसलिए इसे सुसाइड ड्रोन बोला जाता है। राइट। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आईजी ड्रोन्स ने 1000 किलोमीटर रेंज वाला प्रोजेक्ट काल और सोलर इंडस्ट्रीज ने 30 किलोमीटर रेंज वाला मोटेबल सुसाइड ड्रोन का नाक्सस विकसित किया है। कौन? तो ये आप देखेंगे कि इन सब का रेंज जो है इंडियन आईजी ड्रोन्स ने 1000 किलोमीटर इसका रेंज है। अब प्रोजेक्ट काल और उसके साथ सोलर इंडस्ट्रीज ने आप देखेंगे 30 किलोमीटर रेंज वाला मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन नागशस्त्र भी यहाँ पे डिजाइन किया गया है। इसमें आप देखेंगे कि भारतीय निजी क्षेत्र में आप देखेंगे कि भारतीय निजी क्षेत्र और आईजी एंड सोलर इंडस्ट्रीज आपको इसमें इन्वॉल्व देखने को मिलेगा। ये निजी क्षेत्र का कंपनी है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो नागशस्त्र जो है क्या है, तो सीधा सीधे आप बताएंगे कि ये ड्रोन है। ठीक है। इनका रेंज जो है 1000 किलोमीटर तक रेंज है और इससे जुड़ी हुई जो भी संबंधित जो बातें होता है, ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत ये एक बहुत बड़ा संकेत है। इसी तरह के संकेत की जरूरत है। साथ ही साथ बात करते हैं कि यहाँ पे कामिकेज ड्रोन वे मानव रहित हवाई वाहन होते हैं जो लक्ष्य पर सीधा हमला करके खुद को नष्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ड्रोन जो होता है इसमें कोई लोग नहीं होता है, इसको मॉनिटर किया जाता है, इसको कंट्रोल किया जाता है एज अ रिमोट्स। उनको डायरेक्शन देना होता है कि कहाँ पे टारगेट हमें लॉन्च करना है। ठीक है। इसमें बम डाल देंगे। ठीक है। इसमें कोई लोग भी नहीं है और दुश्मन के जो हमारा टारगेट होता है वहाँ पर सीधा हमला भी किया जा सकता है। तो अच्छी पहल है। ठीक है। तो इसीलिए मानव रहित है। आपसे पूछे कि यह क्या मानव रहित है या नहीं है, तो ये देखिए मानव रहित है। यानी कि मानव रहित हवाई वाहन होते हैं जो लक्ष्य पर सीधा हमला करके खुद को नष्ट कर लेते हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों, ये सुसाइड ड्रोन है तो ये से आपको पता होना चाहिए। तो ये ठीक है कामकेज ड्रोन। तो कामकेज ड्रोन के बारे में संबंधित ये सारी जानकारी था। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं दोस्तों, बिहार राज्यसभा में चुनाव के बारे में। आप इन्हें जानते होंगे, मेक श्योर आप इन्हें बहुत ज़्यादा जानते होंगे। ठीक है। ये है बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी और इनके बारे में बात करते हैं। अब ये जो राज्यसभा के जो चुनाव है उनसे संबंधित इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। तो 16 मार्च 2026 को हुए चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए के उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध या आसानी से चुने गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह कदम राज्य की कार्यकारी राजनीति से राष्ट्रीय संसदीय राजनीति में उनकी प्रवेश को दर्शाता है। आप थोड़ा अच्छे से डिटेल में बात करते हैं। आज से कुछ समय पहले आप देखेंगे सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार जी ने उन्होंने ये बोला था कि मुझे देखने को मिला है कि मैं अपने राज्य में पूरे 2005 से हूँ, लगातार हमने विकास का काम बहुत बढ़िया से किया हूँ और मेरा इच्छा था कि मुझे राज्यसभा जाना चाहिए। इसलिए मैं अब बिहार में नहीं, अब मैं राष्ट्रीय जो संसदीय है वहाँ पे मैं राजनीति में प्रवेश करूँगा जहाँ पे कि मैं राज्यसभा जाऊँगा। देखिए कहने के लिए तो ये होता है कि हाँ चलिए आप ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार जी के बारे में ऐसा बातें ठीक नहीं है क्योंकि ये कभी भी कुर्सी के लिए कंप्रोमाइज नहीं किए हैं। जस्ट मतलब ऐसा नहीं कि ये केवल कि यही सोच करके, आप भी सोचिए कि राज्यसभा जो होता है एक सीएम के सामने में एक छोटा ही पोस्ट माना जाता है। ठीक है। अगर उन चीज़ को ये एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इनके पीछे क्या वजह हो सकता है क्या नहीं, लेकिन खबर ये है कि यहाँ पे राज्यसभा के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एनडीए के उम्मीदवार के रूप में निर्विरोध आसानी से चुने गए हैं। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे और भी जो उम्मीदवार जो था उनको भी चुना गया है, तो ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो अब नीतीश कुमार जी बिहार से चले जाएंगे, संसदीय राष्ट्रीय राजनीति में उनके प्रवेश को दर्शाता है। अगर इनके बारे में बात करें तो क्या पहले ये लोकसभा के मेंबर थे? तो हाँ, पहले ये लोकसभा के मेंबर थे। बिहार राजनीति से पहले ये लोकसभा के यहाँ पे आप देखेंगे ये ट्रेन मंत्री भी रहे हुए हैं। ठीक है। जो ट्रेन मिनिस्ट्री इनके पास में था पहले, उसके भी मंत्री रह चुके हैं। तो ये चीज़ तो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इनके बारे में बहुत सारे बात है, जैसे इनको पलटू कुमार बोलते हैं, बहुत ही अपॉर्चुनिस्ट बोलते हैं कि इनको जब भी मौका मिला चाहे वो आरजेडी के साथ जाए या एनडीए के साथ जाए, मतलब ये करने में माहिर रहती है, इसलिए किसी को बिलीव नहीं, भरोसा नहीं हो रहा है।
लेकिन दोस्तों ये करंट न्यूज़ यही है कि अब ये बिहार से समझिए कि बाहर आ गए हैं। अब बिहार में नए जो भी सीएम फेज होगा उनका भी घोषणा किया जाएगा। इसी से संबंधित बात करते हैं। बिहार विधानसभा पटना भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित होता है। और राज्यसभा के बारे में अगर आपसे पूछ ले राज्यसभा के बारे में तो इसका आर्टिकल क्या है, तो 80 के तहत ये आता है। एक अस्थायी सदन है, क्या है, परमानेंट ये सदन होता है जिसके कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्षों पर सेवानिवृत्त होते हैं, सेवानिवृत्त होता है। तो ये आपको राज्यसभा से संबंधित है। लोकसभा है, राज्यसभा है, और आप देखेंगे कि परमानेंट सदस्य परमानेंट होता है, यानी कभी भंग वंग नहीं हो सकता है। और उसके 1/3 आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आखिर भारत में टोटल कितने नंबर हैं, मतलब कि कितने सीट अवेलेबल हैं राज्यसभा में टोटल। ठीक है, और उसके इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं उसके 2 वर्ष में सेवानिवृत्त किए जाते हैं। इसमें जो भी लोग जाते हैं वो 6 वर्ष के लिए जाते हैं। कितना, 6 ईयर्स के लिए। तो अब नीतीश कुमार भी जाएंगे तो ये 6 साल के लिए जाएंगे। तो ये सब चीज़ आपको पता हो जाना चाहिए। इसी के साथ में बात करते हैं कि इसे और बिहार सहित 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई है। ठीक है, 37 सीटों के लिए। और इसके बारे में तो यही है कि राज्यसभा में सीट खाली हो रही थी, यहाँ पर नीतीश कुमार जी गए हैं। राइट, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं और समझते हैं। वो है भारतीय बंदरगाह को डिजिटल ट्विन पहल की गई है। अब ये डिजिटल ट्विन पहल क्या है, डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए डिजिटल ट्विन मीन्स ये है दोस्तों कि आप देखेंगे कि कोई पोर्ट है, उस पोर्ट को कैसे डिजिटली मॉनिटर किया जा सके, उस पोर्ट को कितना कोई भी कार्गो के संबंधित कोई भी फैक्ट वगैरह जो हो कितना है कितना नहीं है, वो सारे बातें यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप रिकॉर्ड किए जा रहे हैं तो उससे संबंधित जो भी चीज़ें होता है वो सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि कंप्यूटर से लगा हुआ है सारी चीज़ें। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं कि आखिर ये क्या है। तो भारत के समुद्री बंदरगाहों को रसद, लॉजिस्टिक और सुरक्षा के अत्याधुनिक बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ आप देखेंगे बंदरगाहों पर कार्गो प्लेसमेंट, बंदरगाह पर क्या, कार्गो प्लेसमेंट, आपोत मार्ग और डेटा का सुरक्षा का एक वर्चुअल मॉडल भी आपको देखने को मिलते हैं। डिजिटल फॉर्मेट बनाना है। राइट, साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसे भारत में पहली बार, क्या बोल रहा हूँ, इसे भारत में पहली बार BO चिदम्बरम जो बंदरगाह है प्राधिकरण में लागू किया गया है। इसके तहत सुरक्षा और निगरानी बढ़ाने के लिए ड्रोन की भी तैनाती की गई है। तो सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये डिजिटल ट्विन पहल क्या है, तो वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। लेकिन पहली बार कहाँ पर ये लॉन्च किया गया है, तो ये BO चिदम्बरम बंदरगाह जो है वहाँ पर लागू किया गया है। राइट, अब ये BO चिदम्बरम पोर्ट कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में पोर्ट है। ये क्या है, एक आप देखेंगे तमिलनाडु में है। और इससे संबंधित अगर बात पूछे तो मन्नार की खाड़ी जो है, मन्नार की खाड़ी स्थित एक प्रमुख कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम दोस्तों यानी कि आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल पोर्ट के रूप में ये काम करते हैं। कहाँ पे, तो मन्नार की खाड़ी में। ओके, तो इससे संबंधित ये बातें हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक तक बढ़ते हैं, आशा चीज समझने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं कि बाजरा आधारित जनजातीय मेनू कारोकी कबानी के बारे में। तो ये क्या है, तो ये बाजरा आधारित होते हैं। तो इससे संबंधित क्या है कि देखिए अगर मोटी अनाज आप खाते हैं ना, मोटी अनाज जो होते हैं एक विशेष रूप से जनजातीय भोजन मेनू में इसे काउंट किए जाते हैं, जनजातीय मेनू के भोजन में इसे काउंट किए जाते हैं। आखिर ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहली बात आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है चंद्रबाबू नायडू द्वारा इसे पौष्टिक भोजन का फल उद्घाटन किया गया है, जिसमें कि जवार, बाजरी, रागी जैसे अनाज को शामिल की गई है। ठीक है, तो इसको संबंधित यह है कि कारोकी कबानी अगर आपसे पूछे तो ये क्या है कि आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य, पोषण और उनकी पारंपरिक भोजन की शैली को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है कारोकी कबानी के। किसने लॉन्च किया है, तो यहाँ पे देखेंगे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है चंद्रबाबू नायडू द्वारा इसको लॉन्च किया गया, जिससे पौष्टिक भोजन का फल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अगर इससे संबंधित कुछ बातें आपसे करूं तो संयुक्त UN ने भारत प्रस्ताव पर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष भी घोषित किया था, जिसमें कि भारत में राजस्थान का बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताया है। ठीक है, तो क्या ये बाजरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर बाजरा का सेवन करते हैं तो आपको ये पौष्टिक आहार होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए UN ने से आप देखें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष भी घोषित किया गया था 2023 को। तो इसीलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है। और ये सब जो क्वेश्चन है आपको सीधा साधा पूछ लेगा कि कारोकी कबानी कहाँ से संबंधित है,
ये क्या है? ये संबंधित दोस्तों आंध्र प्रदेश से है। कहाँ से? आंध्र प्रदेश संबंधित है। और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू जो उसके सीएम है और वही इनको प्रमोट कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन सब पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए अब हम एक ऑपरेशन संकल्प के बारे में बात करते हैं, ऐसे समझने का प्रयास करते हैं। तो भारतीय नौसेना द्वारा ये ऑपरेशन संकल्प चलाया जा रहा है। तो देखिए ये कहाँ चलाया जा रहा है दोस्तों कि ये फारस की खाड़ी जो है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में भारतीय ध्वज वाले व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए ये नौसैनिक मिशन लॉन्च किया, मतलब वहाँ पे लाया गया है। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि देखिए ये नेवीज के हैं। और अभी जो फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी जो है, जहाँ पे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, वहाँ पे जो भी हमारे कमर्शियल जो जहाज़ जो होते हैं, कमर्शियल जहाज़ है, उसमें कुछ जो तेल वगैरह जो है या एलपीजी जो है, तो उसको सुरक्षा देने के लिए वहाँ पे ये ऑपरेशन लॉन्च किया है। अगर वहाँ भारतीय ध्वज है तो उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे वहाँ से निकाला जाए इजीली, क्योंकि भारत में एलपीजी क्राइसिस बहुत तेज़ी पे है, बहुत चरम पे है। ठीक है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो जब उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं तो फिर आपका दायित्व ये है कि किस तरीके से हम यहाँ पे काम करें। तो इसीलिए ऑपरेशन लॉन्च किया है। आप लोग की अच्छी बात ये है कि आप देखेंगे कि कमर्शियल जहाज जो भारतीय कमर्शियल जहाज है, एक जिसका नाम है शिवालिक और नंदा देवी, दो कमर्शियल जहाज है, एक है शिवालिक और दूसरा है नंदा देवी। ये एलपीजी लेकर के सुरक्षित रूप से गुजरात के कांडला पोर्ट जो है और मुंबई बंदरगाह पहुंच चुका है। तो ये है कि ऑपरेशन संकल्प अगर आपसे पूछे तो किसकी ऑपरेशन है? ये नौसेना की ऑपरेशन है। और अभी जितने भी करंट में जो एग्जाम आने वाले हैं, बीपीएससी ईडीओ है, आपका 72 बीपीएससी है, साथ ही साथ जो यूपीएससी एग्जाम है, वहाँ से भी ये सब चीज़ें पूछेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात ये ऑपरेशन क्या है? तो ऑपरेशन संकल्प लाया गया है कि जितने भी जो फंसे हुए जहाज जो है भारत के, जो अब उस जहाज को प्रोटेक्ट ये करना है कि अगर वहाँ पर भारतीय झंडा लगा हुआ है तो उसको किसी तरीके से वहाँ से निकाला जाए, क्योंकि एलपीजी क्राइसिस बहुत तेज़ी से भारत में बढ़ रहा है। इसीलिए शिवालिक और नंदा देवी जो है एलपीजी लेकर के भारत पहुँच चुका है, राइट। साथ ही साथ यहाँ पे अगर पूछे तो ये भारतीय नौसेना का अपना ऑपरेशन है। और ऑपरेशन संकल्प इसी तरीके से एक ऑपरेशन संकल्प था जो कि जून 2019 में ओमान की खाड़ी में व्यापारिक जहाज़ों पर हुए हमलों के बाद शुरू की गई थी। ओमान में इसे किया गया था। तो देखिए यही सब चीज़ें बातें हैं। तो आप अगर इस तरीके से करंट अफेयर आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं से कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि ये युद्ध जो चल रहा है यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप इसे एक मैगजीन के रूप में पढ़ेंगे तो बहुत समझ ही में नहीं आएगा क्या हो रहा है। लेकिन डेली करंट अफेयर आप अपडेटेड रहता है, आपको पता होगा कि ईरान इजराइल का युद्ध क्यों हो रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या है, भारत में जो एलपीजी यहाँ पे इतनी सारा प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको देखने मिलेगा। आप ये सब जो चीज़ें है, शिवालिक और नंदा देवी जो है, इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा, ये सब चीज़ें आपसे पूछ सकता है। चलिए अब बात करते हैं प्रोफेसर अर्पिता पात्रा के बारे में और उनका कुछ महत्वपूर्ण रिकॉर्ड के बारे में। तो देखिए अगर इनके बारे में बात करें तो ये दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर सफल प्रवारोहण क्या है? सबसे ऊंचे ज्वालामुखी ये सफल प्रवारोहण क्या है? तो दोस्तों बात ये है कि आप देखेंगे कि प्रोफेसर अर्पिता पात्रा जो है, ठीक है, ये आईआईसी बेंगलोर की प्रोफेसर है। ठीक है, आईआईसी बेंगलोर की प्रोफेसर अर्पिता पात्रा ने ओजिस डेल सलाडो, आप ये सब चीज़ थोड़ा नाम याद रखिएगा, ओजिस डेल सलाडो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई है। कौन सा? दूसरी भारतीय महिला बन गई है। अब ये क्या है तो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं कि देखिए इसमें ओजोस डेल सलाडो जो है, जो कि एंडीज पर्वतमालाओं में स्थित है। कौन से? एंडीज पर्वतमालाओं में स्थित है और इसी दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। एक्टिव वोल्कानो है, जहां पे कि अरुणिमा सिन्हा ने 2019 में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला का गौरव प्राप्त किया था। तो ओजस डेल सलाडो आपसे पूछ ले कि ये कहाँ पे है, तो ये दोस्तों आपको मिलेगा एंडीज जो पर्वत जो है, एंडीज, ठीक है, आंध्र पर्वतमाला की स्थिति है, दुनिया का सबसे ऊंचा। और सबसे बड़ी बात यह कि सक्रिय वोल्कानो है, यानी एक्टिव वोल्कानो है। और यहाँ पे ये जो प्रोफेसर अर्पिता पाना जो है, इनका रिकॉर्ड जो है ये दूसरे नंबर पर पहुंची है, सेकंड नंबर पे पहुंची है। पहला जो है ये अरुणिमा सिन्हा पहुंची थी 2019 में। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप बहुत ही एंडीज पर्वतों के खास करके आपसे पूछ लिए जाते हैं।
तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि एंडीज जो है कौन से देश के टेरिटरी में आते हैं। एंडीज पर्वतमाला जो है कौन से देश के टेरिटरी में आते हैं, आप गूगल कर सकते हैं या अपनी जीके को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, राइट। तो ये भारत के लिए एक अच्छा रिकॉर्ड, एक अच्छा चीज़ें देखने को हमें मिला है, जिसमें कि भारत की इस तरीके का नाम देखने को मिला है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, तो वो बढ़ते हैं भेल हरिद्वार में नई रक्षा और औद्योगिक परियोजना लॉन्च किया है भेल द्वारा। तो ये क्या है, देखिए रक्षा और भारी इंजीनियरिंग क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाना इनका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि नए टर्बो जनरेटर, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस और उन्नत रक्षा उपकरणों के उद्घाटन भी इसमें हमें देखने को मिलता है। तो इसमें आप देखेंगे कि केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी, किसने, एच.डी. कुमारस्वामी ने भेल हरिद्वार में घरेलू निर्माण को मजबूत करने के लिए 30 टन की इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का उद्घाटन किया है। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का उद्घाटन किया है और इससे नौसैनी के लिए अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट को हरी झंडी भी दिखाई है। तो अब थोड़ा हम बात करते हैं, देखिए भेल के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा इससे संबंधित होता है क्योंकि भेल जो है ये इंजीनियरिंग क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मार्केट है, जिसमें कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बनते हैं। आत्मनिर्भर भारत को ये बढ़ावा देना इनका मुख्य लक्ष्य भी रखा गया है। और इसमें देखेंगे कि नए टर्बो जनरेटर, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस की उन्नत रक्षा उपकरण का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा, तो जो हमारे केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री जो है एच.डी. कुमारस्वामी, उन्होंने हरिद्वार में जो भेल जो है उसको उद्घाटन किया गया है, जिसमें 30 टन की इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का उद्घाटन इसमें शामिल है। इससे अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट को भी हरी झंडी दिखाई गई है। ये सुपर रैपिड गन माउंट है, राइट। इसी में बात करते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है ये हरिद्वार उत्तराखंड में से संबंधित ये खबर है। साथ साथ बात करते हैं कि भेल भारत का सबसे बड़ा पावर जनरेशन इक्विपमेंट निर्माता है, सबसे बड़ा पावर जनरेशन इक्विपमेंट है और 2013 से इसे महारत्न की दर्जा मिला है। तो ये महारत्न कंपनी है, भेल जो है महारत्न कंपनी है। तो आपसे सीधा सीधा जो आपका एसएससी का एग्जाम होता है, जो आपका वनडे एग्जाम होता है, वहाँ पे आपको महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी के बारे में पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भेल भी जो है, भेल एक महारत्न कंपनी है, ठीक है। अब बहुत तेज़ी से इनका विकास हुआ है, बहुत तेज़ी से ये काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे, ये टर्बो जनरेटर है, ये जो इमेजेस आप देख रहे होंगे ये टर्बो जनरेटर्स है, राइट। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए भेल्स के बारे में। चलिए एक और बात कर लेते हैं, आज का टॉपिक है वह है कला संस्कृति विकास योजना। कला संस्कृति विकास योजना ये क्या है, तो दोस्तों इनके बारे में बात करते हैं कि भारत की ग्रामीण जनजातीय और पारंपरिक कला तथा कलाकारों को संरक्षण का संवर्धन करता है। इससे संबंधित जो मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक मतलब इसे संचालित की जाती है केंद्रीय क्षेत्र की योजना, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। कौन सा, कला संस्कृति विकास योजना, ठीक है। इससे संबंधित कुछ और बातें करते हैं आप लोगों से, जैसे कि लोकसभा में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के तहत वित्तीय अनुदान की जो राशि है 375 करोड़ आवंटित की गई है। 375 करोड़ रुपये आवंटित की गई है। और इस योजना का जो मुख्य रूप से जो उद्देश्य जो है वही है कि भारत की जो ग्रामीण जनजाति जो पारंपरिक कला है उसको प्रिजर्व करना, उसको संरक्षित करना है। और ये स्कीम है, तो आपसे पूछ ले कला संस्कृति विकास योजना ये क्या है, तो ये एक स्कीम है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। कहाँ की, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, ये स्टेट लेवल की स्कीम नहीं है। साथ साथ बात करते हैं इससे संबंधित मंत्रालय तो ये संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, इसके मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। यह योजना मुख्य रूप से जो है गुरु शिष्य परंपरा को जीवित रखने की सांस्कृतिक संगठनों को सीधे तौर पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रित है। गुरु शिष्य परंपरा, ठीक है। तो स्कीम से आपसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस पर जरूर ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट खबर के बारे में बात करते हैं। वो बात करते हैं ईरान की सैजिल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। ईरान की जो सैजिल बैलिस्टिक मिसाइल जो है उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं, ये क्यों न्यूज में है। तो दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि अभी जो जियो पॉलिटिक्स के रिपोर्ट के अनुसार आप देखेंगे जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है कि ईरान ने अपने हालिया सैन्य अभियानों में वेव 54 में पहली बार सैजिल मिसाइल का सक्रिय रूप से उपयोग किया है। इसे अपनी तेज गति के कारण डासिंग मिसाइल भी कहा जाता है, डासिंग मिसाइल, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे आप खमनेई साहब का ये फोटो है और ये जो मिसाइल जो है यही है आपका सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल। इनका बहुत एक्यूरेसी बहुत शानदार है और बहुत शानदार तरीके, बहुत इसका स्पीड बहुत हाई अप होता है दोस्तों, बहुत हाई अप। वेव 54 इसका स्पीड बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। और ये क्यों आपको देखने को मिल रहा है, तो देख रहे हैं कि आपको पता होगा कि पश्चिम एशिया में जारी जो इंस्टेबिलिटी है और सैन्य सामरिक क्षमता को ये भी दर्शाता है। साथ ईरान द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक मध्यम दूरी का एक बैलिस्टिक मिसाइल है ये, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि सेजिल क्या है, सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल कौन से देश से संबंधित है, तो ये आपका ईरान से संबंधित है, ठीक है। ये क्या है, तो ये अत्याधुनिक मध्यम दूरी जो मीडियम रेंज के जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो है और बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं ये। साथ साथ सेजिल एक ठोस ईंधन सॉलिड फ्लूइड वाली मिसाइल है, ठीक है, जो कि तरल ईंधन वाली मिसाइलों की तुलना में बहुत तेज़ी से लॉन्च की जा सकती है, जिसे इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या होता है, इसे इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये आप देख ही रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे टारगेट जो है ईरान भी कंप्लीट कर रहा है। जो यूएसए के जो बेस जो है, मिलिट्री बेस जो है, मतलब गल्फ नेशन में, जैसे यूएई हो गया, दुबई हो गया, जितने भी गल्फ नेशन है वहाँ पे जितने भी मिलिट्री बेस है वहाँ पर ईरान बहुत एक्यूरेसी के साथ में हमला कर रहा है, अटैक कर रहा है। कैसे कर रहा है, इन मिसाइलों की मदद से अपना कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों तो यहाँ से हमारे सामने एक और टॉपिक है, वो है आप देखेंगे कि साइट्रस कार्यशाला के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, तो साइट्रस जो है आप देखेंगे कि इसके कृषि क्षेत्र और फलों की खेती के लिए लैंगिक अंतराल की कम करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये साइट्रस मिशन जो है वो लाया गया है। साइट्रस आधारित कृषि खाद्य प्रणालियों के लैंगिक अंतराल पहचान विषय पर कार्यशाला है, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि मार्केट मिर्ची ऐप को उपयोग करके परीक्षण दिया जाएगा। और साइट्रस का मतलब यह है कि खट्टे फल जैसे कि नींबू, संतरा, विटामिन सी वाला प्रमुख स्रोतों होते हैं, जहाँ पे महाराष्ट्र का नागपुर अपने गुणवत्ता संतरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो साइट्रस यही है कि खट्टे फलों के लिए ये मिशन लाया गया है, जिसमें महिला की भागीदारी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहाँ से आज का जो हमारा जो करंट अफेयर का टॉप जो 16 जो टॉपिक जो था, ठीक है, टॉप 50 था, उसमें हमने एक टॉपिक 8 भी कर दिया था, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो, राइट। तो इसी तरीके से आज हमने देखा आज का जो 17 मार्च की जो टॉप जो 15 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसके बारे में पूरे डिटेल में देखा हूँ, अच्छे से समझने का प्रयास किया हूँ, सारी चीज़ आपको बताने का प्रयास किया हूँ। अगर आप लोग यहाँ तक देखें तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग को अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। लेक्चर अच्छा बनाने में बहुत एफर्ट लगता है और बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, इसलिए चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। अगर आप कल का वीडियो नहीं देखे हो तो कल का भी वीडियो देखेंगे, मैं वीडियो में लास्ट में उनका भी लिंक आपको दे दूँगा, या चैनल पर जाकर आप उसे भी जरूर देख लीजिए ताकि आपकी एक सीक्वेंस में क्लैरिटी बना रहे। तो आई होप आपको हमारा क्लासेस अच्छा लग रहा हो। अगर अच्छा लगे या आप इस क्लास से संबंधित क्या समझते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। साथ साथ अगर आपको इस क्लास की पीपीटी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, जो मैं आपको ये जो पढ़ा रहा हूँ तो ये चाहिए, तो आप मेरे एग्जाम लेवल के जो टेलीग्राम है उस पर जुड़ जाइए, मैं वहाँ पे ये से शेयर कर दूँगा। साथ ही बहुत सारे क्यूज वगैरह मैं वहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, तो डेफिनेटली आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो गुड बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए।